हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम सेक्शन 148 और उसके रूल्स पढ़ने वाले हैं। जो रूल्स हैं ना, वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू आए थे उसके, जिसको हम कॉस्ट ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स बोलते हैं। तो सेक्शन 148 में टोटल 8 सबसेक्शन है। उसका फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि मेंटेनेंस और एप्लीकेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा सबसेक्शन क्या बोलता है, कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, किन किन कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करना है। उसके बाद थर्ड बोलता है कि हु विल कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। फोर्थ बोलता है अपॉइंटमेंट इज कंसीडर नॉट कंसीडर फॉर द सेक्शन 143, उससे अलग अपॉइंटमेंट है क्योंकि वो स्टेट ऑडिट है और ये एक कॉस्ट ऑडिट है। स्टेट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट दो अलग अलग होते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कॉस्ट ऑडिटर की। सबसेक्शन 6 फाइलिंग ऑफ रिकॉर्ड, कि हमें जो रिकॉर्ड है वो कब फाइल करना है सीजी को। सबसेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन, और जो हमने ऊपर फाइल किया ना सीजी को, उसके ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन भी मांग सकती है सीजी। उसके बाद सबसेक्शन 8 बोलता है कि पेनल्टी कौन कौन सी लगेगी। तो सबसेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, उसके साथ रूल 3 पढ़ने वाले। अभी सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि हमें जो इन एडिशन टू द नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, हमें लेबर, मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस के भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। किन किन कंपनियों को मेंटेन करने हैं, अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है तो आपको मेंटेन करने हैं ये कॉस्ट रिकॉर्ड। ओके। उसके बाद इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रेगुलेटरी सेक्टर, एक नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। अभी रेगुलेटरी सेक्टर को हम टेबल ए भी बोलते हैं और नॉन रेगुलेटरी को टेबल बी बोलते हैं। अभी रेगुलेटरी में कौन कौन सी कंपनी डिफाइंड है कि टेली कम्युनिकेशन है जो ट्राई के अंडर आती है, ट्राई एक्ट 1997। उसके बाद अगर कोई जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर। उसके बाद अगर कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस है उसके ऊपर है, उसके ऊपर 2005 एक्ट जो लगता है, तो सॉरी 2006 एक्ट। उसके बाद अगर ड्रग्स एंड फार्माटिकल कंपनी है, उसके बाद शुगर एंड अल्कोहल और फर्टिलाइज़र, ये रेगुलेटरी सेक्टर में आते हैं जो लॉ ने प्री डिफाइन करके दिए हैं। और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिया है आप रेफ़र कर सकते हो, बेयर एक्ट। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे पहले आयरन एंड स्टील, उसके बाद जो टर्बो एंड जेट, जो भी टर्बो एंड जेट, उसके बाद सीमेंट कंपनी आएगी। उसके बाद कॉफ़ी और टी की जो भी है कंपनियां, उसको नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में डालेंगे। उसके बाद जो भी ऑयल है ना, उससे रिलेटेड जो भी मिनरल ऑयल उसके रिलेटेड है वो भी इस सेक्टर में आएगी। और दूसरा जो भी टायर्स एंड ट्यूब, उसके बाद जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें आएगी, पेपर इंडस्ट्री इसमें आएगी। तो इसमें कई सारे हैं, आप रेफ़र कर सकते हो, इसको आपको बाय हार्ट करना है ये सब। उसके बाद दूसरा क्या है कि सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 और रूल 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमें लिमिट कौन सी है जिस कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड जो बनाती है उसको कॉस्ट ऑडिट भी कराना है। कॉस्ट रिकॉर्ड की अलग लिमिट है, कॉस्ट ऑडिट की अलग अलग लिमिट है। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब क्या बताया मैंने, अगर आपको लेबर, मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस का एक अलग से डिस्क्रिप्शन देना है उसको बोलेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। और कॉस्ट ऑडिट किस किस को एप्लीकेबल है कि उसमें लिमिट बताई है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट एनुअल टर्नओवर, अगर रेगुलेटरी सेक्टर है तो आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, और प्लस आपका जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट से जो एग्रीगेट टर्नओवर वो 25 करोड़ और मोर है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है। रेगुलेटरी सेक्टर है। अगर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है तो उसमें कौन कौन सी है, एनुअल टर्नओवर आपका 100 करोड़ और मोर,
और अगर एग्रीगेट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितना देखेंगे 35 करोड़ हम। तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, तभी हमको उस हिसाब से कॉस्ट ऑडिट कराना। उसके बाद दूसरा, इसमें क्या एक एक हमें क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपकी जो अगर कंपनी आपकी SEZ में है तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना है। अगर या तो एक ये रिलैक्सेशन है, दूसरी कौन सी है, अगर आपका जो टर्नओवर रेवेन्यू है ना वो 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से आता है तो भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया। और दूसरा सबसेक्शन 3 बोलता है, इसमें हमें 3 बातें याद करनी है। 3 बातें कौन कौन सी है कि अगर इसमें क्या इसका हेडिंग क्या है, हु विल कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट। तो इसमें पहले तो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके बाद इसको क्या होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, उसके बाद इसका जो रेम्यूनरेशन है ना वो कौन, या तो मेंबर फिक्स करेंगे या तो एस में भी प्रिस्क्राइब। उसके बाद तीसरी बात, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो इसके इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1959 एक्ट के अंडर डिफाइन किए गए हैं, तो उसको फॉलो करना है कॉस्ट ऑडिटर को। ये 3 बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद सबसेक्शन 4 है, ये क्या बोलता है, इन ऑडिट, ये एडिशन है ऑडिट जो मतलब स्टेट ऑडिट से अलग है। ये वही इसमें यही डिफाइन किया गया है कि ये स्टेट ऑडिट से अलग ऑडिट कराना है हमें। उसके बाद दूसरा सबसेक्शन 5 दिया गया है। इस सबसेक्शन में क्या बोला गया है कि जो हमारी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हमारे स्टेट ऑडिट को एप्लीकेबल हैं वो इस कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल हैं, तो इस सबसेक्शन में यही है। उसके बाद दूसरा सबसेक्शन 6 सबसेक्शन है, उसमें क्या बोलता है कि जो भी आपको रिपोर्ट मिला है, जहाँ से आपको रिपोर्ट मिला है कॉस्ट रिपोर्ट और कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट, वहाँ से 30 डेज तक आपको CG को रिपोर्ट देना है, सबमिट करना है। और अगर कोई रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन या कुछ भी अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन उसने दिया है कॉस्ट ऑडिटर ने, तो वो भी आपको CG को फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद सबसेक्शन 7 बोलता है कि अगर आपका जो ये ऑडिट किया है उसमें अगर CG को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें जो आपने सबमिट किए सबसेक्शन 6 के अंदर, तो वो CG एडिशनल एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कंपनी के साथ, कंपनी से। उसके बाद सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, पेनल्टी है। ये पेनल्टी क्या बोलता है कि अगर जो पेनल्टी हम सेक्शन 147 में भी पढ़ के आए थे, तो ये बोलता है पेनल्टी कौन कौन सी लगेगी, सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 की लगेगी और 2 से लेकर 4 की पेनल्टी भी एप्लीकेबल है। अभी रूल 5 क्या बोलता है, रूल 5 बोलता है कि अगर आपको नहीं जो कॉस्ट रिकॉर्ड है ना वो CRA 1 फॉर्म में मेंटेन करके रखना है, और इसमें आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल और जो मार्जिन वो सब आपको डिफाइन कर देने हैं इसमें। उसके बाद ये आप क्वार्टरली, मंथली या ईयरली आप मेंटेन कर सकते हो और आप पब्लिश कर सकते हो, ये सब आपको मेंटेन करना है, रूल 5 में बताए गए। अभी यहाँ पे CRA 1 आया, जैसे हमने ADT जैसे हमें स्टेट ऑडिट में जैसे ADT फॉर्म टोटल 4 फॉर्म पड़े थे जो ऑडिटर को और कंपनी को या किसी को भी सबमिट करने पड़ते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब, सब डिफाइंड है लॉ में। तो वैसे ही इसमें भी हमारे कॉस्ट ऑडिटर को CRA फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद अभी रूल 6 क्या बोलता है कि अगर जो आपका अपॉइंटमेंट है ना वो विद इन 180 डेज फ्रॉम कमिशनर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको प्रोविज़न जो सेक्शन 141 वो तो है, आपको जो प्रोविज़न है वो सब कंप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपका अपॉइंटमेंट है ना वो CG को फॉरवर्ड कर देना है कंपनी को विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और द 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर CRA 2 फॉर्म में सबमिट करना है, और एप्लीकेबल फी भी लगेगी अगर प्रिस्क्राइब है तो। जो ऑडिटर का एक्सपायरी पीरियड है वो जब तक 180 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, जब तक वो और रिकॉर्ड सबमिट नहीं करता है, या तो और रिकॉर्ड इसको कभी सबमिट करना है 180 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के विद इन 180 डेज में उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ
रिमूवल के प्रोविज़न जो सेम स्टेट ऑडिट को लगते थे वो सेम इसको भी लगेंगे। कैजुअल वैकेंसी के भी प्रोविज़न लगेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना है सीजी को, वो CRA 3 में देना है कि इसकी रिपोर्ट देना है कि कंपनी की कौन सी रिपोर्ट है या एडवर्स या क्वालिफिकेशन या कुछ भी इसने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सब भी सबमिट करना है। उसके बाद हमारा फाइनल एक लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि जो ऑडिटर है वो CRA 4 फॉर्म में सबमिट करेगा सीजी को रिपोर्ट। उन्हें कंपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी CRA 4 फॉर्म में, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर ने तो CRA 3 में सबमिट कर दिया था। और कब तक, विदिन 30 डेज में वो सबमिट कर देगी। और जो XBRL फॉर्म में वो सबमिट करेगी। एक फॉर्मेट होता है XBRL फॉर्मेट, वो क्या होता है मैं उसका बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्या होता है। वो XBRL फॉर्मेट में सबमिट करना है सीजी को 30 डेज। और जब तक 180 डेज एक्सपायर, मतलब वो उसको होल्ड करना है ऑफिस जब तक वो रिपोर्ट नहीं देता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गुड बाय, गुड नाइट, व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियो। शबा के